भारत पर अटैक करने वाले पहले विदेशी जो है ना वो ईरानी थे और उनमें था हक्कामणी वंश और इसके संस्थापक थे साइरस। भारत पर पहला सफल हमला जो है वो ईरानी आक्रमण था 516 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था ये। और डेरियस दारा द्वितीय था शासक। दारिया बहु इसने सिंधु नदी का पश्चिम इलाका और सिंध को जीत लिया था। डेरियस के पुत्र जररियस समाजरे ने भी अपनी सेना में भारतीय लोगों को लिया था। बेहिस्तून पारसी पोलिस नक्शे रुस्तम अभिलेख द्वारा दारा फर्स्ट के हैं ये अभिलेख, जिनसे पता चलता है कि उनके इंडिया पर अटैक किया था उसने। दारा द्वितीय जो है ना ये था, इसने अटैक किया था। सबसे पहले अटैक जो है वो 516 ईसा पूर्व हुआ था, दारा द्वितीय ने किया था। तो अगर कोई हमसे पूछेगा ना कभी कि भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं आर्य थे, लेकिन हम उनको आक्रमणकारी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे आके वो यहाँ के मूल निवासी हो गए थे। उनके बाद में जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था ना वो थे ईरानियों के। तो ईरानी में भी था हक्कामणी वंश का दारा द्वितीय था। अगर कोई पूछे ना कि भारत पर अटैक करने वाला पहला वंश कौन सा था, तो वो हक्कामणी वंश था। ओके, सो आप इसको ना रिमेंबर रखिएगा अपने माइंड में। दारा तृतीय जो है इसको यूनानी राजा सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को पराजित कर भारत क्षेत्र ले लिए थे। मतलब कि सिकंदर को पराजित कर दिया था दारा तृतीय ने। मतलब दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया था। दारा द्वारा भारतीय क्षेत्र को अपना 20वां राज्य घोषित किया गया था। भारतीयों पर ईरानियों का प्रभाव। सबसे पहले आक्रमण हुआ था ईरानियों का, तो इसका प्रभाव पता है क्या हुआ था हमारे इंडिया पे? इस पे हुआ था, भारत में अभिलेखों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। मतलब ऐसे हमको बोलते हैं ना कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ईरानियों से प्रभावित है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अशोक जो था ना उसने बाद में अच्छे से अभिलेखों का विकास किया था, लेकिन इसके पहले ना जो अभिलेख है ना वो ईरान में आ चुके थे। तो लोग बोलते हैं कि भारत ने ये वहाँ से सीखा है, बट भारत की ना अलग ही विशेषताएं हैं। उन्होंने यूं का यूं कॉपी नहीं किया था, उन्होंने ना बहुत सारे स्पेशल थिंग्स इसमें ऐड की थी। तो हम आगे देखते हैं। अशोक ने अभिलेखों की प्रेरणा दारा फर्स्ट से ली थी। इसमें कोई राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने वहाँ से मतलब प्रेरणा नहीं ली थी, लेकिन इसमें ना अलग भी कुछ किया था। ऐसा नहीं है कि यूं का यूं कॉपी किया था, कुछ अलग किया ही नहीं गया था। अरमाइक व खरोष्टी लिपि जो है वो अन्य ईरानी लिपियों का विकास हुआ था। समुद्री मार्ग खोजने को प्रोत्साहन मिला था। ईरानियों की छत्रप प्रथा का भारत पर प्रचलन हुआ। राज करने का तरीका, छत्रप प्रथा का विकास हुआ था इनसे। हिंदुस्तान नाम पड़ा सिंधुस्तान के नाम पर। मतलब इन्होंने ही हिंदू कहा था, ईरानियों ने ही हिंदू कहा था। भारत पर यूनानी आक्रमण जो है इसके बाद में यूनानी अटैक हुए थे। यूनानी इंडिया पर अटैक करने वाला पहला यूनानी था अलेक्जेंडर द ग्रेट। मकदूनिया यूनान ग्रीस का था, या इसको सिकंदर भी बोलते हैं। यूनानी जो है ना, ये सिकंदर जो है ना वो यूनानी था। इससे पहले ईरानी था दारा द्वितीय या फिर तृतीय जो भी थे ये। इसके पिता थे अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर मकदूनिया यूनान का ये शासक था। तो सिकंदर जो है ना इसको ही बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, 350 ईसा पूर्व में। ओके, मतलब कि ना ये जो सिकंदर था ना ये मौर्य काल से थोड़ा पहले था। इसके पिता थे फिलिप। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीत लिया था। ओके, मतलब इसने ना सबसे पहला आक्रमण जो 350 में किया था, लेकिन 326 ईसा पूर्व में ना इसने बैक्टीरिया को भी जीत लिया था दारा तृतीय ने। और सिंध का पश्चिमी भाग सिकंदर के हवाले हुआ था। फिर तक्षशिला के राजा अम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया था। अम्बी ने, अब देख लो भाई ये स्वागत कर रहा है इसका तक्षशिला में। अश्वक छत्र राजधानी थी इसकी मस्सक की तरफ बढ़ा। फिर ये सिकंदर यहाँ के लोगों ने रक्त बहाया था। झेलम नदी को पार कर इसने पुरु क्षेत्र पर भी अटैक कर दिया था। यह घटना 326 बीसी की है। पुरु क्षेत्र का राजा पोरस के साथ हाइपेडियस वितस्ता का युद्ध लड़ा गया। सन 326
बीसी में सिकंदर विजयी रहा। राजा पोरस के स्वाभिमान को देखकर सिकंदर प्रसन्न हुआ और उसका क्षेत्र वापस कर दिया। राजा पोरस, अब देख लो, पोरस इसके काल में था, उसका क्षेत्र वापस लौटा दिया था। सबसे पहले भारत पे आक्रमण जो वो ईरानियों ने किया था, उसके बाद में यूनानियों ने किया था। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया जो विजयनगर के नाम से जाना जाता है, और बुकोफेला अपने घोड़े के नाम पर रखा था इसने, बुकोफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकोफेला, इसके घोड़े के नाम पे ही इसने पाकिस्तान में एक नगर बसाया था, और एक दूसरा नगर था निकैया। ओके, इसका नाम विजयनगर के नाम से इसको हम जानते हैं फिलहाल में। सिकंदर का नेक्स्ट अभियान मगध की ओर था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। मगध पर आक्रमण ना करने के पीछे तर्क पता है उन्होंने क्या दिए थे उनकी सेना ने? नंदों की महान सेना, विशाल व संगठित सेना थी। बड़े लंबे विजय अभियान के बाद सेना थक चुकी थी। ना चाहते हुए भी सिकंदर ने व्यास नदी के किनारे अपनी यूनानी देवताओं की पूजा की, वह 6 यज्ञ करे, वह लौट गया। लौटते वक्त 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी, आधुनिक बगदाद में, जो अफगानिस्तान की राजधानी बगदाद है ना, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के बाद उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर राजा बना था। अच्छा, मतलब सिकंदर जो था ना उसका बेटा था सेल्यूकस निकेटर, और यही तो था उसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर। तो हम आगे देखते हैं। इंडिया पर अटैक करने वाला पहला ईरानी था दारा द्वितीय, यूनानी था सिकंदर, और अरबी था मोहम्मद बिन कासिम, तुर्की था सुबुक्तगीन, और मुस्लिम था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। अब देख लो, ईरानी था दारा द्वितीय, दारा फर्स्ट था, ओके, यूनानी था सिकंदर, अरबी था मोहम्मद बिन कासिम, तुर्की था सुबुक्तगीन, और मुस्लिम था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। गोरी तो वो था, है ना, और अरबी था मोहम्मद बिन कासिम। सो कीप इट इन माइंड, ओके। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व गणानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोत जो साहित्यिक स्रोत हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा, राक्षस कथा सरित सागर सोमदेव का है, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, पतंजलि जो वो महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, और पुरातात्विक स्रोतों में इसके अभिलेख हैं जो इसके काल के बारे में हमको जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है, ओके, और बौद्ध धर्म में दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, टीका, और मेगास्थनीज की इंडिका से यूनानी है ये मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। अन्य यूनानी लेखक जो है स्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, अपियानस, इनके काल से पता चलता है। कल्हण की राज तरंगिणी से भी हमें पता चलता है। अशोक के अभिलेख हैं पुरातात्विक स्रोतों में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 से 398 बीसी तक था। वैदिक साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। पुराणों के अनुसार विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में व्रसल निम्न कुल का, जैन व बौद्ध धर्म में क्षत्रिय बताया गया है इसको। विदेशी यूनानियों के हिसाब से स्ट्रेबो व जस्टिन ने सेंट्रोकोट्स कहा है, और प्लूटार्क व एरियन ने एंट्रोटोट्स कहा है। फ्ली मार्क्स ने सेंट्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। एपियानस के अनुसार सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई थी। 4 इलाके हेरात, अराकोसिया, कंधार और जेट्रोसिया ये जो उसको दे दिए थे, और पेरोपेनिस डाई दोनों काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज है ये, और मेगास्थनी चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर व मुर्नानूर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीता था, अहनानूर और मुर्नानूर के अनुसार। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य ईरान से बंगाल तक, कश्मीर से कर्नाटक तक था, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सर्वप्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देख लो भाई, अब कहाँ से कहाँ तक है इसका, ईरान से बंगाल तक। जो सेल्यूकस निकेटर था ना, उसने वो वहाँ के राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। अपनी बेटी का भी इसके साथ में विवाह कर दिया था। तो वहाँ से लेके बंगाल तक और कश्मीर से लेके कर्नाटक तक था। दक्षिण विजय अरनानूरू मुरानूरू से ये जानकारी मिलती है, जो एक तमिल ग्रंथ है। बंगाल विजय जो महास्थान अभिलेख
पुंड्रपुर मतलब बंगाल विजय का ये जो है जानकारी हमें मिलती है, बंगाल विजय की जानकारी हमें महास्थान पुंड्रपुर से मिलती है। सॉरी टू से बट जो मैं ये पढ़ रही हूँ ना, मैं रिवीजन कर रही हूँ अभी। मेरा जो 3-4 टाइम रिवीजन हो जाएगा ना, उसके बाद में मेरे को अंगुलियों पे चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सो जस्ट अभी तो मेरे को रिवीजन करना है और भी, तो कुछ गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंतिम समय में जैन ग्रंथों के अनुसार भीषण अकाल पड़ा था। शुरू में ये ब्राह्मण तथा अंत में भद्रबाहु से जैन धर्म अपना लिया। राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपा। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर में संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य व उसकी रानी दुर्धरा का पुत्र था। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचर्ट्स कहते हैं। जैन ग्रंथ इन्हें सिंह सेन कह रहे हैं। वायु पुराण में भद्रसार यूनानी लेखक एथीनियस ने बिंदुसार व सीरिया का राजा एंटियोकस के मध्य अच्छा संबंध था। एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया से मीठी शराब, सूखे मेवे, अंजीर, कुतर्की दार्शनिक को भेजा था। बिंदुसार के समय मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को राजदूत के रूप में भारत भेजा। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। दमन हेतु एक बार अशोक और राजकुमार सुसीम। बिंदुसार के काल में अशोक अवंती का गवर्नर था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। उनके दरबार में एक आजीवक संत था। सम्राट अशोक जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। 273 बीसी में ये 4 साल तक गृह युद्ध में लिप्त रहे। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर ये बैठा था। महाबोधि वंश व तारानाथ के अनुसार भी भाइयों की हत्या हुई व अंतिम सुसीम की हत्या की थी। अशोक का व्यक्तिगत नाम था। व्यक्तिगत नाम जो वो मास्की अभिलेख से मिलता है, पता चलता है, और गुर्जरा अभिलेख से पता चलता है। रायचूर जिला कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये मास्की अभिलेख, और गुर्जरा अभिलेख जो वो दतिया जिला मध्य प्रदेश में है। पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। अभिलेखों में अशोक की उपाधियां देवनाम्पीय और देवनाम्पीय दस्ती हैं। अशोक शुरुआती दिनों में सनातन धर्म अनुयायी था। श्रीनगर सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया तथा एवं शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। वहाँ पे मध्य एशिया में देवपाटन बसाया था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग में नंदराज 261 बीसी में युद्ध हुआ। लाखों सैनिक मारे गए। इस युद्ध के पश्चात निग्रोध सुसीम का पुत्र हुआ। मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया। दीपवंश महावंश दिव्यावदान उपगुप्त यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक के द्वारा 4 गुफाएं बनाई गई थी। कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, और एक 5वीं गुफा थी दशरथ के द्वारा बनाई गई थी, वो लोमस हर्ष गुफा थी। बराबर की पहाड़ियों में ये 4 गुफाएं हैं वैसे, ठीक है ना, बराबर जो बिहार में वहाँ पे। और अशोक की जो रानियां हैं वो 4 रानियां थी। एक तो महादेवी थी जिसके 2 पुत्र और पुत्रियां थी, मतलब एक तो महेंद्र और संघमित्रा जो श्रीलंका में गए थे, और कारुआ की जो है उसका पुत्र था तीवर, और कौशाम्बी लेक में रानी का अभिलेख बनवाया था कारुवाकी ने। और तिस्य रक्षिता और कंचनमाला ये भी उसकी रानियां थी। अशोक के उत्तराधिकारियों में कुणाल संप्रति वृद्धत का उल्लेख मिलता है। मौर्यों का अंतिम राजा वृद्धत था। इनकी हत्या पुष्यमित्र सुनने की थी। मौर्यों के पतन के कारण पता है क्या क्या थे? अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अत्यधिक बढ़ावा देना, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, उत्तराधिकारियों के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर लापरवाही दिखाया था इन्होंने। वहाँ पे मतलब जो आक्रमणकारी थे विदेशी, उनका इन्होंने सही से निपटान नहीं किया था। सम्राट अशोक के अभिलेख जो है वो लिखित साधन है जिससे हमें कई जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख जो है वो 2 प्रकार के थे, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभ शिलालेख जो है वो स्तंभलेख जो है वो वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, और एक होते थे गुहालेख। अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस दारा द्वितीय से प्राप्त हुई। अशोक ने भी अपनी जनता को संदेश व राजकीय कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु अभिलेखों का निर्माण करवाया। अभिलेख तत्कालीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर खुदवाए गए महत्वपूर्ण स्थानों पर बनवाए गए। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी।
लिपि जो वो ब्राह्मणी थी। अरमाइक खरोष्टी ग्रीक भाषा का भी स्थान के अनुसार उपयोग किया गया। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में की गई थी। पादरी टिफेन थेलर ने भी खोज की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स था। जेम्स प्रिंसेप था। 1837 में इसने मतलब पढ़े थे। पहली बार पढ़ा गया अभिलेख जो वो दिल्ली का टोपरा अभिलेख वरहद स्तंभ लेख था। टोपरा हरियाणा में है। सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। सहबाज घड़ी व मानसेहरा जो है वो खरोष्टी लिपि में है। तकसीला और लंगमान जो है वो अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। तकसीला और लंगमान जो है वो अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। सूर एक द्विभाषी लिपि वाला अभिषेक अरमाइक व ग्रीक यूनानी। वर्तमान ग्रीस से प्राप्त यूनान की पहचान की गई ब्राह्मणी लिपि हिंदी भाषा की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के वृहद शिलालेख जो है अशोक के 8 स्थानों से 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शाम को जो सोए गधा, सा से शाहबाज कड़ी, मैं से मानसेहरा ये पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में है। और को यानी कालसी उत्तराखंड में है। जो यानी जोगढ़ उड़ीसा में है। सो यानी सोपारा महाराष्ट्र में है। ए यानी एर्रागुड़ी कन्नूर जिला आंध्र प्रदेश में है। गैसी गिरनार काठियावाड़ में है। धा से धौली गुजरात में है। ये ब्राह्मणी लिपि में है सारे। को जो सोए गधा, कालसी जोगढ़ सोपारा एर्रागुड़ी गिरनार धौली। प्रथम शिलालेख जो उसमें समाज का निषेध, उत्सव का निषेध किया गया है। पशु बलि का निषेध किया गया है। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। द्वितीय शिलालेख में समकालीन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी और पशु चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख है। तृतीय शिलालेख जो है उसमें महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष के दौरे का आदेश दिया गया है और राज्यों की नियुक्ति की गई है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति व कार्य निर्देश दिए गए हैं। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मोक्ष की बात की गई है तथा अशोक मौर्य धम्म के रास्ते पर चलकर स्वर्ग की बात करता है। 13वां शिलालेख जो है उसमें वह पृथक शिलालेख है, अन्य कहीं पे भी नहीं मिलता। ये कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। 5 सीमांत यूनानी महारक्षित भेजा गया था। राजाओं के नाम जहाँ अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे वहाँ पे ये लिखे हुए हैं। अंतियोग को सीरियाई नरेश के पास भेजा था। तुरमय को मिस्री नरेश के पास, अत्तिकनी को मेसिडोनिया, मग को एपिरस, अलिक सुंदर को सीरीन। 8वीं राज्यों का उल्लेख है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से मिलता है। 5वीं यूनानी राजाओं का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। 5 यूनानी राजाओं का। लघु शिलालेख, इनको वृहद शिलालेख से अलग रखा गया है। रूपानाथ लघु शिलालेख कटनी जिला में एमपी। मास्की लघु शिलालेख रायचूर जिला कर्नाटक। इसमें अशोक ने बुद्ध साक्य बताया स्वयं को। गुज्जर लघु शिलालेख झांसी दतिया एमपी में है ये। भाबरू शिलालेख राजस्थान में विराटनगर जयपुर में है। अशोक बौद्ध धर्म से प्यार करता था। सहसा राम लघु शिलालेख शाहबाज गढ़ी बिहार में है। अशोक के स्तंभ लेख वृहद स्तंभ लेख जो कि मीनार या स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। अशोक के 6 स्थानों से 7 वृहद लेखों स्तंभ लेख मिले हैं। RLPMT। आर से रामपुरवा, एल से लोरिया नंदनगढ़ और अरेराज, पी से प्रयाग राज स्तंभ, एम से मेरठ स्तंभ लेख, टी से टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा। टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा से मिला है जो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया था। इसने इसे मीनार ए जरीन कहा। जेम्स प्रिंस अपने 1837 में सर्वप्रथम इसी को पढ़ा था। मेरठ स्तंभ शिलालेख जो वो मेरठ में स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे भी दिल्ली में मंगवा लिया था। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो कौसाम्बी यूपी से है। इस लेख व कौसाम्बी लघु स्तंभ लेख पर अशोक की रानी कारवाकी का उल्लेख है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसी लेख पर समुद्रगुप्त ने अपनी बातें लिखवाई। अकबर ने इस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। मुगल सम्राट जहांगीर ने भी इस पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाया। 4 व 5 लोरिया स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। यह अशोक की राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे। रामपुरा स्तंभ लेख 6 व 7 हम्परन बिहार। लेख शेर को दर्शाया, 9 लेख मोर को दर्शाया।
सातवें स्तंभ लेख में धर्म श्रावण का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा जनता को दिए गए धर्म संदेश। लघु स्तंभ लेख की बात हम कर लेते हैं। सांची स्तंभ लेख। अशोक ने यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया। चैत्य बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान, निस्तूप उपासना करने का स्थान। इसमें धम्म का उल्लेख है, वह संघ भेद का उल्लेख है, बौद्ध धर्म से जुड़ी अन्य बातें हैं इसमें। निगलिव लघु स्तंभ। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। बौद्ध कुणिक मुनि का उल्लेख है। अशोक के धम्म का उद्देश्य मानव का उत्थान। सारनाथ लघु स्तंभ लेख। महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया। घटना महाधर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। इसने पहला 40 से 50 फीट के स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण है। सारनाथ स्तंभ लेख। अशोक स्तंभ पर 4 पशुओं को दर्शाया गया है। सिंह, घोड़ा, हाथी, बैल। सिंह को टोटल 5 बार दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ के बड़े चक्र में 32 तिल्लियां, 4 गुणा 8। अशोक स्तंभ इंडिया 24। चक्र का संदेश जो है वो जीवन का मतलब निरंतर चलते रहना है। चक्र का संदेश ये है कि जीवन का मतलब जो है वो निरंतर चलते रहना है। रुकने का मतलब मृत्यु है। इसका निर्माण चुनार से निकले बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इस चमकदार पॉलिश की गई है। इस पे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ ही है। रुम्मन देई स्तंभ लेख जो है वो तराई क्षेत्र नेपाल में है। इस लेख का विषय आर्थिक था। महास्थान अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का उल्लेख है, पश्चिम बंगाल में है। ये सोहगोरा अभिलेख जो है ये अन्न भंडार की जानकारी देता है, झारखंड में है। असोम से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, असम से। गुहा लेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। बराबर की पहाड़ियों सुल्तानपुर बिहार में आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का 4 का निर्माण किया गया है। करण, चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा। इन गुफाओं के समीप ही गुहालेख मिलते हैं। लोमस ऋषि गुफा दशरथ जो मौर्य का है। मौर्य प्रशासन की हम बात कर लेते हैं।